हेलो दोस्तों। आज हम लोगों का आज हम लोगों का टॉपिक है प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको हम शॉर्ट नेम में पैक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, तो हम लोग इसके 4 टॉपिक लिए हुए हैं और हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं स्थापना। तो हम लोग स्थापना को देखते हैं। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, 1904 ईस्वी में। और ये किस लिए हुआ था, थोड़ा सा ये भी जान लें। तो जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनको खेती करने के लिए, ये मान के चलिए इतना खेत हो गया, इसमें खेती करने के लिए खाद या उर्वरक समझिए, इसको उर्वरक ही समझिए, उर्वरक, बीज, सिंचाई, मजदूरी, ये सब करने के लिए किसानों के पास पैसे होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल किसान के पास नहीं होता है। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है उनके लिए तो ये सब पॉसिबल है, नहीं तो एक नॉर्मल किसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 1904 ईस्वी में ये प्राथमिक कृषि साख समिति की स्थापना की गई, जिससे छोटे छोटे किसानों को खेती करने में कोई भी समस्या ना हो। उनको हम इन सब उर्वरक के लिए, बीज के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, मजदूरी के लिए हम ऋण की व्यवस्था कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं हाल फिलहाल में हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट पेश किया है। 2022-23 का बजट है, 2022 से 23 का बजट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब ये बजट में इन्होंने क्या कहा है। ये बोली है जो लघु किसान और सीमांत किसान है, मान के चलिए लघु किसान नहीं और सीमांत किसान नहीं, मान के चलिए सभी किसानों के लिए, इन्होंने किसानों के लिए मानकर चलिए, ये तो सॉरी, ये किसानों के लिए हमारे जो वित्त मंत्री है, आप लोग जानते हैं वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने 2022-23 के बजट में ये घोषणा की है, 2022-23 के बजट में ये घोषणा हुआ है बजट में कि जो किसान है इनकी सहायता कहाँ से मिलती है, तो इनकी सहायता पैक्स से मिलती है। ठीक है, पैक्स से मिलती है। तो क्यों ना हम पैक्स को ही मजबूत कर दें। जैसे किसान होते थे तो आरबीआई छोटे छोटे बैंकों को ऋण देता था, मान के चलिए आरबीआई है और ये एसबीआई है। ठीक है, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पे ग्रामीण बैंक है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बैंक होते थे
उनमें किसान जाते थे लोन लेने के लिए, ऋण लेने के लिए। तो जब जाते थे तो इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये जाते थे यहाँ पे, ये तो इनको दे देता था लोन कि हाँ जाओ जनता को दो। लेकिन जब यहाँ पे जाया जाता था तो ये पहले तो ऋण देने के लिए अब किसान को बोल देते फॉर्म भरो, फॉर्म में ये आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो पैन कार्ड में गड़बड़ी है तो ये कागज़ नहीं है। बहुत सारा बहाना बनाते थे। 5 दिन तो पहले दौड़ाते थे और उसके बाद बोलते थे कि फॉर्म भरने के लिए। अब एक नॉर्मल किसान जो शुरू से खेती करते आ रहा है, उनके पास शायद कहीं शिक्षा मिल जाए। उनके पास सबसे बड़ा समस्या आता है एक फॉर्म को भरना। वो 6 महीना अपने खेत में काम कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म भरने में उनकी सारी दिक्कत दिखाई देने लगती है। और बैंक वाला वही काम कहता है कि इस फॉर्म को भर के लाओ, और इस फॉर्म को भरने के लिए वहाँ पे एक एजेंट को भी बैठा दिया रहता है कि हाँ इस एजेंट से भरवा लो जाकर। और ये एजेंट अपने लिए पैसा भी लेता था, ठीक है। तो इसी को सुलभ करने के लिए जो हमारी वित्त मंत्री है, इन्होंने कहा है कि जो पैक्स है इसमें हम लोग पैसा खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग 2500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 2500 करोड़, ठीक है। तो 2500 करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब ये कहाँ होगा, किस क्षेत्र में किया जाएगा, हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पे 2500 करोड़ रुपया है, किस क्षेत्र में होगा और क्यों कर रही है निर्मला सीतारमण, चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे वित्त मंत्री हो गए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इन्होंने 2022-23 में एक बजट पेश की है, बजट जिसमें इन्होंने 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, ठीक है। घोषणा की है, दावा छोड़ दीजिए, सॉरी, घोषणा की है, ठीक है। तो अभी 2500 करोड़ रुपया खर्च कहाँ होगा हम ये देखते हैं। देखिए जो ये पैक्स हैं, इसमें पैक्स में छोटे छोटे किसान होते हैं, और किसान में भी एक होता होगा जो बड़ा होता होगा, पढ़ा लिखा भी होता होगा, शिक्षा भी रहती होगी और थोड़ा बुद्धिजीवी होता होगा। उसी को इस पैक्स का अध्यक्ष बना दिया जाता है, यहाँ पे लाकर और पैक्स का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यहाँ पे सभी किसान जो है उन लोगों को जितना भी पैसे का ज़रूरी होता है, इस पैसे के ज़रूरी होता है, तो ये पैक्स से आते हैं, पैक्स अध्यक्ष से बोलते हैं, पैक्स अध्यक्ष इनको दे देते हैं पैसा। तो इसमें बहुत सारा उलझन हो गया है। इसके लिए निर्मला सीतारमण ने क्या बोली है कि अब इसमें हम डिजिटलीकरण करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे डिजिटलीकरण क्या है। देखिए अब 2500 करोड़ रुपया जब खर्च कर रही है तो कुछ ना कुछ तो होना होगा। उन्होंने डिजिटलीकरण के लिए 2500 करोड़ रुपए को खर्च किया है। देखिए 2500 करोड़ रुपए का तो खर्च किया है। अब ये क्या करेगी, एक बड़ा सा पैक्स भवन बनवा देगी। पहले तो नॉर्मली एक किसान ही होता था जो बड़ा होता था और शिक्षा उसके पास रहती थी, उसी के घर जाकर और पैसा लाया जाता था। लेकिन अब निर्मला सीतारमण जी अब बड़ा सा एक भवन बनवाएगी, उसमें 2-4 कर्मचारी भी रखेगी
और उसमें क्या होगा कि अब लैपटॉप में काम होगा। देखिए, लैपटॉप में काम होगा। समझिए ना, ऑनलाइन से काम होगा। और अगर किसी भी किसान को पैसा लेना होगा तो जाएगा यहाँ पे और ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसे पैसे मिल जाएंगे। और इससे हम देखते हैं कि जो बड़ा वाला बैंक होता था, ये मान के चलिए SBI है, ठीक है। तो इनसे किसान जब इनसे ऋण लेने जाता था ना, किसान ऋण लेने था तो, और इसको जब पैसा मिलता था ऋण देने के लिए, पता नहीं, ऋण तो देता ही था लोग, लेकिन बीच में ये लोग कुछ पैसे को बीच में ही गबन कर जाते थे। तो इसी की पारदर्शिता लाने के लिए इन्होंने पारदर्शिता लाने के लिए ना, निर्मला सीतारमन जी ने ये मान के चलिए, यहाँ पे सरकार हो गया, ठीक है, और यहाँ पे SBI हो गया, SBI, और यहाँ पे किसान हो गया। सरकार देती थी इनको पैसा कि हाँ तुम कम ब्याज करके और किसान को देना कि अपनी कृषि पर लगाए, क्योंकि कृषि ही तो हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर की नींव है। अगर कृषि थोड़ी भी डावाडोल हुई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी डावाडोल हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ बिचौलिए इन्हें साफ भी कर जाते थे जी। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार डायरेक्ट यहाँ पे पैसा भेज दे रही है, ये हो गया पैक्स, और इसमें है जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, और ये पैक्स के अध्यक्ष अब सभी किसानों में पैसा बांटेंगे, अपना एक लैपटॉप 2 लैपटॉप रखेंगे, और ठीक है, अब एक भवन हो जाएगा, लैपटॉप रखा जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 किसान का युवा पीढ़ी होगा, वो शिक्षित होगा तो आकर इसमें बैठेगा और उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो निर्मला सीतारमन जी ने इसीलिए इस पे 2500 करोड़ रुपए का खर्च किया है। एक बार देख लेते हैं, एक बार टॉपिक में क्या है। बजट देख, हम लोग उपयोगिता देखते हैं। अब उपयोगिता इसका क्या है, देखिए, जो हम उस वक्त बताए हैं कि जो लघु किसान और सीमांत किसान, लघु किसान वही टॉपिक है अभी, लघु किसान, सीमांत किसान। अब हम बार बार सीमांत किसान, लघु किसान बोल रहे हैं आप लोगों को। देखिए, तो क्या होता है ना, जो नाबार्ड का एक रिसर्च हुआ, नाबार्ड ने एक रिसर्च किया जिसमें पता चला कि 60% जो पैक्स से लोन है ना, वो लघु किसान या सीमांत किसान, यानी कि जिनके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, वही इस ऋण को ले रहे हैं। हाँ, तो सही भी बात है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होगा, ज़्यादा जायदाद होगा, वो क्यों लेंगे। और देखा जाए तो ये लघु किसान और सीमांत किसान इसीलिए ले रहे हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे फसलें काटी जाती है और बोई जाती है, ठीक है, जैसे खरीफ, रबी, जैसे धान रोपा जाता है, गेहूँ रोपा जाता है, ठीक है। धान रोपने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेहूँ रोपने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दलहन की बात आती है तो उस वक्त किसानों के पसीने छूट जाते हैं कि अब हम कहाँ से लाएं पैसे और दलहन के बीज को खरीदे जिसमें और रोपे। और अब देखें तो
एक साल धान गेहूँ करने से तो जो हमारी ज़मीन होती है उसमें की उर्वरक शक्ति भी ख़त्म हो जाती है, जिस कारण किसान चाहता है कि बीच में एक बार दलहन फसलें भी उगा ली जाए, क्योंकि दलहन फसलें में जो मसूर का पेड़ होता है, ना, उसके जड़ में यहाँ पे राइजोबियम नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक तत्व। तो अब ये क्या है, तो धान और गेहूँ रोपने से तो उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, तो इसीलिए किसान चाहता है कि हम लोग दलहन रोप कर और इस राइजोबियम नामक तत्व को फिर से अपने ज़मीन में निर्मित करे और उसके बाद से फिर धान गेहूँ की खेती करे। ठीक है, इसीलिए दलहन की खेती। और दलहन की बीज जो होता है ना, वो बहुत महंगा मिलता है। इसके लिए किसान जाता है बैंक में, तो देख रहे हैं बैंक में यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तब तक तो लग रहा है कि दो खेत में 2 फसल काट भी लेगा किसान, तब तक यहाँ पे किसान का ऋण पास होगा तब आएगा। इसीलिए वित्त मंत्री ने पारदर्शिता कर दी। देखिए यहाँ पे पारदर्शिता, सीधे पैसा आएगा कहाँ पे, पैक्स अध्यक्ष के पास खाते में, और वहाँ से फिर बांट देगा। यहाँ से एक बार ये देगा तो फिर ये देगा तो फिर इसके पास आएगा। इसके बाद देखिए कितना बड़ा क्रम बन जा रहा है। इससे ऐसा तो भाई हम यहीं पे भेज दें। और देखिए अगर यहाँ पे आ जाएगा तो जैसे बड़े बड़े बैंक में रोजगार मिल रहा है लोगों को, वैसे ही पैक्स में भी अब रोजगार मिलने लगेगा। यहाँ पे भी 4 युवा बैठेंगे लैपटॉप लेकर, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 2-4 कर्मचारी रहेंगे और डिजिटलीकरण हो जाएगा। तो उसमें ऐसे थोड़े है कि कोई भी व्यक्ति जाकर रह जाएगा। उसके लिए उसको कौशलता होनी जरूरी है। जो ये कंप्यूटर चलाना सीखा होगा वहीं न जाएगा। और इसमें एक और बात बहुत जानने योग्य है कि जो इसमें का ब्याज है ना, जो सरकार दे रही है, यहाँ पे सरकार दे रही है, तो उस किसान को ना पूरे ब्याज चुकाने नहीं पड़ता है, जबकि पूरे पैसे का 7% ब्याज लगता है। ठीक है, 7% में किसान को सिर्फ 2% ही चुकाना पड़ता है। बाकी जो ब्याज होता है 5% में, 5% केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार 3% और राज्य सरकार 2%, ये दोनों मिलाकर और 5% ब्याज इसका चुका देते हैं, और बाकी बचा 2%। तो 2% किसान अपनी फसल को काट कर और ब्याज चुकता करता है 2%। थैंक यू साथियों।